अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इस साल पीएम ट्रिपल एस के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी और सीट्स रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है पीएम ट्रिपल एस के लिए। अब नॉट एलिजिबल मतलब अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, उससे आप क्या हो जाते हैं, नॉन एलिजिबल होते हैं। आप पीएम ट्रिपल एस के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। अगर एलिजिबल भी होंगे आप, तो आप वो काम करेंगे उससे आप नॉन एलिजिबल हो जाएंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे सीट्स रिजर्वेशन की, कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स रिजर्वेड होती हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस साल पीएम ट्रिपल एस के लिए जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जिस टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, चॉइस फिलिंग हो जाए, उस टाइम हर इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के मदद से दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो पहले अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहले नंबर 1, कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। वो स्टूडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास है। Second point is this student must have passed 12th examination from JK Bose or CBSE affiliated school located in J&K। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट यूनियन टेरिटरी J&K या लद्दाख का है, लेकिन 12th उसने आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्वालिफाई किया है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर भी बोला, उनका ये डाउट आ रहा है कि वो तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो उनको है, लेकिन 12th उन्होंने बाहर से पास किया, वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। तो ये जो तमाम पॉइंट्स मैं बताऊंगा, ये सब आपके पास अगर होंगे तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट आपके मिसिंग है तो आप एलिजिबल पीएम ट्रिपल एस के लिए नहीं है। आपने 12th पास किया होना चाहिए सीबीएस से या जेके बोस से, स्कूल होना चाहिए जम्मू कश्मीर या लद्दाख में ही। अगर उसके बाहर है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। थर्ड, फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट आ रहा है कि 8 लाख ये मंथ की इनकम है या ईयर की। 8 लाख आपको पर एनम मतलब पर ईयर की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन एंड रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द पोर्टल ऑफ एआईसीटी ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। तो रजिस्ट्रेशन जो आपको करनी है वो सिर्फ आपको एआईसीटी के पोर्टल से ही करनी है। जो प्रिस्क्राइब्ड डेट होगी, जो नोटिफिकेशन में डेट होगी, उसके दरमियान ही आपको करनी, उसी डेट में आपको करनी है। अगर आप कहीं और से, कोई एजेंट आपको बोलता है हम पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या हम पीएम ट्रिपल एस में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फेक है, उनके बहकावे में मत आइए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो वो आप पीएम ट्रिपल एस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द कैंडिडेट्स पास 12। उसके बाद जो है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दी तो मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। अब मेरिट लिस्ट किस तरह से आ जाएगी, किस बेस पे आ जाएगी मेरिट लिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है। तो मेरिट लिस्ट 10th मार्क्स पे आ जाएगी या 12th मार्क्स। जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ आपके 10+2 एग्जामिनेशन में जितने आपने मार्क्स लिए हैं उसी पे बेस्ड होती है मेरिट लिस्ट। उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। पहले आ जाएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आ जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो मेरिट आपका होगा वो 10+2 के मार्क्स ही डिफाइन करेंगे। हाँ, अगर 10th के में आपके अच्छे मार्क्स हैं उससे भी तो हेल्प होती, लेकिन उतनी नहीं होती जिन्हें 10+2 के मार्क्स होते हैं। 10th के मार्क्स कहाँ ज़रूरत आते हैं, देखिए, अगर 20 स्टूडेंट्स का मेरिट आता है 600 टू 620 या 600 टू 700 के बीच में है 440 वाले स्टूडेंट्स, 600 टू 700 के बीच में 440 वाले। अब 600 वाले के भी हैं 440, और मतलब 100 स्टूडेंट्स के हैं 440। अब उनको मेरिट किस तरह से दिया जाएगा, फर्स्ट पे कौन होगा और लास्ट पे कौन होगा, वहाँ पर देखते हैं 10th के मार्क्स। जिस स्टूडेंट्स के 10th में ज़्यादा मार्क्स होंगे वो 600 पे आ जाएगा, उससे कम 601। तो इस तरह से 10th के मार्क्स काम आते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा 12th के मार्क्स आते हैं। कैंडिडेट हु वांट टू टेक एडमिशन अंडर लेटरल एंट्री, देखिए, एक तो होता है 10+2 बेसिक में पीएम ट्रिपल, उसके बाद लेटरल एंट्री में होता है जिसे हम पॉलीटेक्निक भी कहते हैं। उसके लिए स्टूडेंट को क्या है कि उसको
कैंडिडेट को क्या है कि उसको पॉलीटेक्निक उसने की होगी 10th बेस पे जो होती है 3 साल के लिए या 2 साल के लिए पॉलीटेक्निक। आप अगर वो करके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं लेटरल एंट्री के। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन निकलती है। वो किस बेस पे निकलती है? जब 10+2 PM/SSS में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सीट्स वैकेंट रहती हैं। अगर वैकेंट रही सीट्स तो लेटरल एंट्री में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एडमिशन, सॉरी, यहाँ पर आप देखें एडमिशन अंडर लेटरल एंट्री स्कीम विल बी सब्जेक्ट टू वैकेंट सीट्स अवेलेबल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर। ये तो 2019-20 की मेरे पास मेथडोलॉजी है इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम ओनली। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जो है सीट्स वैकेंट रही तो लेटरल एंट्री हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, पॉलीटेक्निक वालों के लिए। पहले तो पॉलीटेक्निक वाले एलिजिबल नहीं होते हैं उसमें 10+2 में, क्योंकि उनके पास 10+2 नहीं होता है। वो 10th बेस पे पॉलीटेक 10+3 जिसे हम कहते हैं उनके पास वो होती है। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सीट्स वैकेंट रही तो फिर उनके लिए जो है 10+3 जो है पॉलीटेक्निक वाले, उनके लिए अलग सी रजिस्ट्रेशन निकलती है। तो ये तो था एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि नॉट एलिजिबल मतलब नॉन एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऊपर आप देखें कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल अंडर PM/SSS, कौन से स्टूडेंट्स PM/SSS के में एलिजिबल नहीं है। नंबर 1, कैंडिडेट परसुइंग अदर कोर्स थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी। कोई भी स्टूडेंट जो कोई भी कोर्स करता है ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ PM/SSS, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी PM/SSS का बेनिफिट ले रहा है, मतलब उसको स्कॉलरशिप आ रही है, अब दूसरे साल वो दोबारा अप्लाई करेगा, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डाउट है, लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज कहीं दूर मिला था, फिर वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करने के बाद वो कॉलेज नहीं गए, उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया। अब उनको डाउट आ रहा है कि वो इस साल एलिजिबल हैं या नहीं है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एक नई ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वहाँ पर देना है। जो लास्ट ईयर आपने ईमेल आईडी दी है वो आपको नहीं लगानी है वहाँ पर, आपको दूसरी ईमेल आईडी लगानी है वहाँ पर। आप एलिजिबल उसके लिए हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। दूसरा पॉइंट उनको क्या करना है, उनको ग्रेवियंस करनी है, अपनी आईडी कैंसिल करवानी है। अगर कैंसिल हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो जाती है तो उनको वही स्टेप करना है जो मैंने उनको बोला दूसरी ईमेल आईडी का। अच्छा, थर्ड पॉइंट हम बात करें कैंडिडेट्स गेनिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा। कोई स्टूडेंट्स क्या है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उसमें एडमिशन लिया है तो वो भी PM/SSS के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स परसुइंग डिप्लोमा कोर्सेज, दैट्स द मेन पॉइंट। रिसेंटली 12th का रिजल्ट निकल गया, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, उन्होंने डिप्लोमा करने के लिए एडमिशन लिया है। डिप्लोमा तो आपको पता ही होगा, मेडिकल में डिप्लोमा होता है, लैब असिस्टेंट या बहुत सारे मेडिकल असिस्टेंट हैं या कोई और डिप्लोमा करते हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप PM/SSS के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आप जनरल स्टडीज़ कर रहे हैं, मतलब BSc BA कर रहे हैं कॉलेजेस में, तो आप एलिजिबल हैं PM/SSS के लिए। लेकिन डिप्लोमा आपको नहीं करना। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप एलिजिबल इसके लिए नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टडीज इन एनी डिसिप्लिन। वो स्टूडेंट जो PG कर रहा हो किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स मेडिकल कॉमर्स नॉन मेड में PG करता है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली दोज आर एलिजिबल UG, मतलब अंडर ग्रेजुएट्स इसके लिए एलिजिबल हैं जो जिन्होंने 10+2 पास किया है। कैंडिडेट्स हैविंग फैमिली इनकम ओवर रेस 10 लाख पर एनम, वो स्टूडेंट जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नॉट अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन AICT पोर्टल, वो स्टूडेंट जिन्होंने AICT पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं की। जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे एजेंट्स आपको बोलेंगे हम PM/SSS की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम PM/SSS में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, आप हमें पहले आपको 10,000 भरने पड़ेंगे, फिर आपको वो वापस आएंगे। वो कुछ भी नहीं होता है, वो ठग रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, वो बिल्कुल फेक होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ऐसा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पुलिस लाइन में कॉल करनी है, उनको इन्फॉर्म करना है, या PM/SSS के नोडल ऑफिसर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के आनंद सर, उनसे आपको बात करनी है। उनको बोलना है ऐसा आ रहा है तो उनसे बात करवानी है। तो ऐसा नहीं करना, किसी के बहकावे में मत आना। जो PM/SSS की रजिस्ट्रेशन है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो अनाउंसमेंट होती है न्यूज़पेपर में होती है, अखबारों में होती है, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में होती है और रेडियोज़ में भी होती है उसकी अनाउंसमेंट।
एंड नेक्स्ट स्टेप जो है, ये भी मेन पॉइंट एक है स्टूडेंट्स का, टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड कॉलेज गिवन इन AICT पोर्टल। देखिए AICT जो है पूरे इंडिया में जो बहुत सारे कॉलेज हैं वो AICT के अंडर काम करते हैं। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो AICT के अंडर नहीं है, तो फिर आप PM++ के लिए एलिजिबल, फिर PM++ का स्कॉलरशिप अवेल करना चाहें तो आपको स्कॉलरशिप नहीं आ जाएगी। आपको उन्हीं कॉलेजेस में जो एडमिशन लेना है जो PM++ के अंडर हैं। उन कॉलेजेस की लिस्ट आपको AICT के पोर्टल पे भी मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, एडमिशन थ्रू एजेंट्स NGOs। देखो ये हाईलाइट करके लिखा है इन्होंने, क्योंकि इनको भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स हैं, NGOs हैं जो PM++ के नाम पे स्टूडेंट्स को ठग रहे हैं। कोई भी आपको ऐसा बोलेगा अगर आप NGOs के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू एडमिशन कर रहे हैं तो वो आप एलिजिबल नहीं हैं PM++ में। तो नेक्स्ट स्टेप, कैंडिडेट एडमिटेड इन इंस्टीट्यूशंस कोर्सेज विच इज़ नॉट अप्रूव्ड अंडर 12B ऑफ UGC और एक्ट और AICT। देखिए अगर कोई स्टूडेंट कोई ऐसा कोर्स कर रहा है या किसी इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया जो पहले भी मैंने कहा वो AICT अप्रूव्ड नहीं है या UGC अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अप्रूव्ड नहीं है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए। तो अब लास्ट में हम बात करेंगे सीट्स के बारे में, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स। तो यहाँ पर देखिए आप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज स्ट्रीम्स। देखिए SC के लिए 8% रिजर्वेशन है, प्रोफेशनल में 226 सीट्स हैं, जनरल में 166 है, मेडिकल में 8 सीट्स हैं। टोटल 400 सीट्स हैं SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है रिजर्व की गई होती है। ST के लिए 10%, प्रोफेशनल में 283, जनरल में 207 और मेडिकल में 10 और टोटल 500 सीट। SC BC जिसमें RBA आती है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए 22% रिजर्वेशन है। अब आप कहेंगे कि ये 22% पूरी RBA को, ये नहीं है, RBA को नहीं है, RBA को इसमें 10% रिजर्वेशन होती है जैसे ST को है। SC BC में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। SC BC में प्रोफेशनल के लिए 623 सीट्स वैकेंट होती हैं। अच्छा, जनरल में 455 रिजर्वेड, मेडिकल में 22 रिजर्वेड, टोटल 1100। ओपन में अगर हम बात करेंगे प्रोफेशनल के लिए 698 सीट्स हैं, जनरल में 1242 और मेडिकल में 60 सीट्स। तो प्रोफेशनल में अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो 2830 होती है, जिसमें इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, B फार्मा आता है, उसमें 2830। जनरल में 2070, जिसमें BA BSc BCom BSc ऑनर्स, और मेडिकल में 100 सीट्स होते हैं। टोटल 5000 सीट्स होते हैं। तो यह था आज के वीडियो, यहीं तक। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए।